दोस्तों, मैं नीरज राय पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पूरा पोल्टी आपको पढ़ाना है हमें शुरू से लेकर के अंत तक, ये हमारा आपसे वादा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बीच में कुछ वीडियो शूट करने में लेट हो जा रहा है, जिसका कारण है लाइट कट जाना। पिछली क्लास में आप देखें, कभी कभी बीच में लाइट कट जा रही है, फिर दोबारा शूट हो रहा है, फिर लाइट कट जा रही है। थोड़ा सा अभी समस्या ये है, 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्रम से चलेगा, जहां पे समाप्त हुआ है उसी के आगे ये बढ़ता रहेगा। पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े हैं वो बेवेल तक हम लोग आए थे, तब तक लाइट कट गई थी दोस्तों। यहीं से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक बार रिकॉल कर देते हैं आपको। ठीक है, कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडलीय मिशन भारत आया। इसी मिशन के द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया। ठीक है, तो अब क्रम से देखिए, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। पहली बात, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। ये लेबर पार्टी या श्रमिक दल के थे। ठीक है, अगला प्रश्न, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। ठीक है दोस्तों, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है दोस्तों, यह कैबिनेट मिशन जो भारत आया इसमें 3 सदस्य थे, तीनों ब्रिटेन की कैबिनेट मंत्रालय के सदस्य थे, इसलिए इस मिशन को मंत्रिमंडलीय मिशन या कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। इन तीनों सदस्यों में पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जो भारत राज्य सचिव भी थे। दूसरे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। तीसरे एवी अलेक्जेंडर थे, जो नौसेना मंत्री थे। कौन से 3 सदस्य थे दोस्तों? पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स दूसरे सदस्य और एवी अलेक्जेंडर तीसरे सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये बातें हुई थी। इसके बाद हम लोग लॉर्ड बेवेल पे चर्चा कर रहे थे, तभी क्लास बंद हुआ था। उससे पहले पैथिक लॉरेंस की चर्चा हो गई थी, लेकिन पुनः 1 मिनट इसको पीछे जाकर के देख लेते हैं दोस्तों। जब 1857 की क्रांति होती है तो आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मर्स्टन रहते हैं। ठीक है, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और उसे ब्रिटेन के सम्राट के अधीन कर दिया जाता है, राजा रानी के अधीन कर दिया जाता है, या यूं कहें तो क्राउन के अधीन हो जाता है या ताज के अधीन हो जाता है। तो अभी तक जो गवर्नर जनरल था, महाराज्यपाल था, वो कंपनी का नौकर था। ठीक है, कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, 5 साल के लिए नियुक्त होता था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किया गया था, लेकिन उसे कभी भी हटाया जा सकता है। आप देखे हैं कि कई गवर्नर जनरल 6 महीना रहे या साल भर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जब भारत का शासन ब्रिटेन के सम्राट के हाथों में चला गया, तब गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय हो गया। वाइस मतलब उप होता है, राय मतलब राजा। अब ये उप राजा हो गया, और ये सीधे किससे जुट गया? ब्रिटेन के सम्राट से जुट गया। दोस्तों, एक परिवर्तन ये किया गया। ठीक है, आगे क्या किया गया परिवर्तन, कि अब भारत के शासन को चलाने के लिए ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसमें एक नया पद सृजित किया गया, जिसका नाम दिया गया भारत राज्य सचिव। और जब ये अधिनियम आया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी थे। विद्रोह के समय तो पाल्मर्स्टन थे, लेकिन 1858 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी थे, और उनके विदेश मंत्री लॉर्ड स्टैनले थे। और लॉर्ड स्टैनले ही पहली बार भारत राज्य सचिव बनाए गए। तब से यह परंपरा चल गई कि जो विदेश मंत्री होगा वही भारत राज्य सचिव होगा। अब कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस समय क्लीमेंट एटली की सरकार थी, और विदेश मंत्री कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे। तो पुरानी परंपरा के अनुसार यही पदेन क्या हो गए? भारत राज्य सचिव। जैसे हमारे यहां है ना कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही पदेन राज्यसभा का सभापति होगा, या जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही पदेन नीति आयोग का अध्यक्ष होगा।
वैसे ही जो ब्रिटेन की कैबिनेट में विदेश मंत्री होगा वही भारत राज्य सचिव होगा। तो पैथिक लॉरेंस के पास दो अधिकार थे, एक वो विदेश मंत्री थे और एक भारत राज्य सचिव थे, जो पीछे प्रश्न में चर्चा की गई। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारा कैबिनेट मिशन चल रहा है 1947 तक दोस्तों, ये इतिहास के साथ चलेगा, इसलिए इसके जो प्रश्न बनते हैं वो इतिहास में भी पूछे जाते हैं और संविधान में भी पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ इतिहास की भी चीज़ें हैं जो इसे यहाँ जानते हुए आप चलेंगे और दोनों सब्जेक्टों में आपके लिए प्रश्न काम देंगे। ठीक है, और मेरा मानना है कि अगर जो आ गया आपके सामने उसकी पूरी कुंडली आप जानने का प्रयास करें, आपसे कोई भी प्रश्न गलती नहीं होगा। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल पे चर्चा चल रही थी। लॉर्ड वेवेल दोस्तों 1944 से लेकर के मार्च 1947 तक भारत के वायसराय रहते हैं, क्योंकि मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनते हैं। लेकिन वायसराय बनने से पहले लॉर्ड वेवेल भारत के कमांडर इन चीफ भी रहते हैं, सेनापति भी रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ, उस समय सेनापति कौन था? यही लॉर्ड वेवेल सेनापति भी थे। जब दोस्तों मिलाने के लिए प्रश्न आ जाता है, एक गवर्नर जनरल दे दिया और 4 कूट में प्रश्न दे दिया, लॉर्ड वेवेल ये यहाँ से यहाँ तक गवर्नर जनरल रहे, गवर्नर जनरल से पहले सेनापति भी रहे, इनके समय कैबिनेट मिशन आया था, ऐसे ऐसे करके 4 ऑप्शन। तो जब तक आप स्पष्ट रूप से नहीं जानेंगे वो 4 ऑप्शनों का चुनाव कैसे करेंगे आप? इसलिए बिल्कुल स्पष्ट उसके विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक वायसराय रहते हैं और उससे पहले सेनापति भी रहते हैं। ठीक है, इनके समय घटनाएं कौन कौन सी इतिहास में घटती हैं वो क्रमिक रूप से जान लेते हैं। इन्होंने एक प्लान प्रस्तुत किया था जिसे वेवेल प्लान के नाम से जाना जाता है 1945 में, और 25 जून 1945 को इन्होंने एक शिमला में सम्मेलन बुलाया था जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 2 घटनाएं, नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों का जो लाल किला के ऊपर मुकदमा चला, इसी वायसराय के समय चला। 18 फरवरी 1947 को जो शाही नौसेना विद्रोह होता है तलवार नामक जहाज पर बंबई में, इसी वायसराय के समय होता है। कैबिनेट मिशन की घोषणा 19 फरवरी 1946 को होती है, इसी वायसराय के समय में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता किसके समय है? इसी वायसराय के समय में। अंतरिम मंत्रिमंडल किसके समय गठित होता है? इसी वायसराय के समय में। तो ये सारी चीजें इसी वायसराय के समय में होती हैं, ये थोड़ा सा आप ख्याल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस कार्यकारिणी ने किसे कैबिनेट मिशन से मिलने के लिए अधिकृत किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जब आया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इनसे बहुत से प्रश्न जीएस में पूछे गए हैं। जब एक बार इनके विषय में प्रश्न पूछा गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा था। बहुत कम लोगों को ये सही हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं, सही नहीं हुआ, लेकिन कम विद्यार्थी उसको कर पाए थे। इनका जन्म दोस्तों मक्का में हुआ था। 1888 में मक्का में, पश्चिमी एशिया में पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में मक्का में इनका जन्म हुआ था अबुल कलाम आजाद का। अच्छा, एशिया में इनका जन्म हुआ, पश्चिमी एशिया में मक्का में। और ये शिक्षा लेने कहाँ चले गए? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है और काहिरा में एक विश्वविद्यालय था अल अजहर। वहीं से इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया, पत्रकारिता किया और 1912 में कलकत्ता आए। आने के बाद इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाला दोस्तों, अल हिलाल और अल विलाग। कई बार ये जीएस में पूछा गया है। 2 समाचार पत्र फारसी में निकाले इन्होंने, अल हिलाल और अल विलाग। ठीक है, कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाले नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। ये 1923 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे विशेष अधिवेशन में, फिर 1940 से 46 तक भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। इन्होंने कहा था कि इस पुस्तक को कब प्रकाशित करना? मेरी मृत्यु के बाद। जब 1959 में इनकी मृत्यु होती है तब इनकी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। एक प्रश्न इनके ऊपर सिविल में पूछा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में किस रूप में हिस्सा लिए हैं? नंबर 1 डॉक्टर के रूप में, नंबर 2 वकील के रूप में, नंबर 3 साम्यवादी के रूप में, नंबर 4 पत्रकार के रूप में। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पत्रकार के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके विषय में थोड़ी सी बातें हो गई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में। ठीक है, अब आते हैं फिर कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो उसको निर्देश मिला हुआ था कि आप सभी दलों से बात करके एक बीच का रास्ता निकालें। तो भारत में 2 दल बड़े थे उस समय, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। ठीक है, इनकी वर्चस्वता सबको पता है, जिसमें सबसे बड़ा दल था कांग्रेस। लेकिन दोनों दलों से बात करने के बाद भी कैबिनेट मिशन कोई रास्ता नहीं निकाल पाया। इसके बाद ये पूरे भारत का भ्रमण किया, अन्य छोटे बड़े दलों से मिला। जब ये पंजाब पहुंचा तो वहां पुरानी पार्टी थी अकाली दल, उसके जो नेता थे मास्टर तारा सिंह, उन्होंने कैबिनेट मिशन के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे लिए एक खलिस्तान की मांग को स्वीकार करें। अब उन्होंने खलिस्तान मांग दिया, कहा कि हमको एक अलग से खलिस्तान दीजिए। अब कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन के सामने खलिस्तान की मांग किसने की है? मास्टर तारा सिंह ने की है। ठीक है, वहां से जब ये पेशावर पहुंचे तो वहां खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने पख्तू भाइयों के लिए पख्तूस्तान मांग दिया। जब ये उत्तर पश्चिम भारत पहुंचे तो वहां खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने पख्तू भाइयों के लिए पख्तूस्तान मांग दिया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी समझने की बात है, आपको रोकेंगे। मैंने कहा कि 47 तक कैबिनेट मिशन जो है वो इतिहास के साथ चलता है, तो जो इतिहास की घटना आएगी उसे आप स्पष्ट जानने का प्रयास करिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था वहीं पे सक्रिय थे। ठीक है, जब गांधी डांडी मार्च कर रहे थे, नमक कानून तोड़ रहे थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, उस समय इसी आंदोलन को इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय किया। पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्तर पश्चिमोत्तर में किसने चलाया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनको बादशाह खान भी कहा गया है, इनको फक्र ए अफगान भी कहा गया है। ठीक है, इन्होंने लाल कुर्ती नामक एक संगठन बनाया था। ठीक है, और एक खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया था जो लाल कुर्ती पहनकर लोगों की सेवा करते थे। ठीक है दोस्तों, लाल कुर्ती किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने बनाया है? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, तो इन्होंने किसकी मांग कर दी? पख्तूनतान की मांग कर दी। ठीक है, अब देखिए 2 तान की मांग तो पीछे हो चुकी, लेकिन एक बात समझने का प्रयास करिएगा कि जब एक प्रश्न पूछा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है, जो उनका लाल कुर्ती आंदोलन है, जो इनका लाल कुर्ती आंदोलन है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? ये जब प्रश्न पूछा गया तो 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प था कि यह पाकिस्तान की मांग के लिए था। ठीक है, दूसरा विकल्प था यह अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है, तब के, लेकिन तब समझिए कि अंग्रेजों के ये विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध था। और यहां किसकी मांग को लेकर के है? यहां पख्तू भाइयों के लिए एक अलग ये मांग रहे हैं कि हमको एक अलग खंड दे दिया जाए। ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के विषय में है। थोड़ी सी चर्चा आपको मदद करेगी जीएस में। ठीक है दोस्तों, वहां से जब यह मिशन मद्रास पहुंचा तो रामास्वामी आयकर, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ द्रविड़ लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए आप एक द्रविड़स्तान दे दीजिए। ठीक है, रामास्वामी के विषय में आप जानते होंगे कि 1920 में उन्होंने आत्मसभा, आत्मसम्मान नामक सभा की स्थापना की और सच्ची रामायण नामक पुस्तक लिखी है, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने द्रविड़ भाइयों के लिए एक अलग खंड मांग लिया। ठीक है, अब ये अलग अलग चीज़ें लोग मांगते जा रहे हैं। यहाँ से जब यह दिल्ली पहुँचा तो अंबेडकर ने कहा कि दलित भाइयों के लिए हमको अलग से चाहिए। ठीक है, और जिन्ना पहले ही पाकिस्तान की मांग कर चुके थे। तो इतने तान की मांग हुई और सबको कैबिनेट मिशन ने कहा कि ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये
तमाम नेताओं के मिलने के बाद जो चीज़ें, इसमें बहुत प्रमुख प्रश्न है, कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है कि इन मांगों को किसने किया है। तो ये चीज़ें आप ख्याल करके रखिएगा कि किसने द्रविड़ों के लिए मांगा, किसने दलित के लिए मांगा, ठीक है, किसने पख्तू भाइयों के लिए मांगा, किसने पंजाब में खलिस्तान मांगा, ठीक है, और किसने पाकिस्तान मांगा। ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि मिलाने के लिए कभी आ जाए तो आपसे प्रश्न गलती ना हो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। सोलह मई 1946 को 16 मई 1946 को कैबिनेट प्रस्ताव जो है पब्लिक हो गया, ठीक है। कब यह प्रकाशित हुआ? 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव लाया था यह प्रकाशित कब हुआ है? 16 मई 1946 को। जब यह प्रकाशित हुआ दोस्तों, तो इसमें जो भी बातें लिखी थी वो अंग्रेजी में लिखी हुई थी। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है जिसको आप जानने का प्रयास करिएगा कि जिस समय प्रकाशित हुआ, फिराक गोरखपुरी जो रघुपत सहाय थे, उन्हीं का उपनाम था फिराक गोरखपुरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश के डिपार्टमेंट हेड थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इंग्लिश के डिपार्टमेंट हेड थे। उन्होंने कहा कि जो ये कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई है, इसको भारत में पढ़ेगा कौन? भारत में तो केवल 2.5 लोग अंग्रेजी ही जानते हैं। एक मैं फिराक गोरखपुरी, दूसरे जो आपके डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है, वो जानते हैं, और आधा अंग्रेजी जवाहरलाल नेहरू जानते हैं। केवल 2.5 लोग ही भारत में अंग्रेजी जानते हैं। मैं जानता हूं तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। संभवतः डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी पढ़ना पढ़े। अब पढ़ेंगे कौन इसको? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने टिप्पणी की। और एक आश्चर्य की बात जानिएगा दोस्तों कि वो प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, लेकिन उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में ज्ञानपीठ मिला, 1970 में साहित्य अकादमी मिला। ये उनको उर्दू के लिए मिला, गुल-ए-नगमा पुस्तक के लिए, ठीक है। प्रोफेसर हैं अंग्रेजी के, लेकिन पुरस्कार किसके लिए मिल रहा है? गुल-ए-नगमा के विषय में। तो इस रिपोर्ट पर टिप्पणी की है किसने? फिराक गोरखपुरी जो रघुपत सहाय थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें अब क्या क्या चीजें थी। दोस्तों, इस मिशन में कई चीजें हैं जिन्हें आपको स्पष्ट रूप से जानना है कि कभी मिलाने के लिए प्रश्न आ जाए तो आपसे गलती न हो। पहला क्या कहा गया? फर्स्ट इसमें कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों, जो ब्रिटिश प्रांत हैं और जो देसी रियासत हैं, उनको मिलाकर भारत एक संघ बनेगा। पहली बात कही गई कि जो ब्रिटिश प्रांत हैं, जो ब्रिटिश भारत है, उसी को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज जानने का प्रयास पीछे जाकर फिर करिएगा। जब 1857 का विद्रोह हुआ, ठीक है, तो विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का वायसराय था और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क से उसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिस घोषणा पत्र में लिखा गया था कि अब जो भारत की रैयत है, जो भारत की जनता है, वह अब सम्राट की जनता मानी जाएगी, ठीक है, और जो राज्यों को हड़पने की नीति थी उसका त्याग किया जाता है। मतलब जो रियासत जैसे है वो वैसे ही रहेगी, ठीक है। भारतीयों ने इसे अपना मैग्ना कार्टा माना, महाअधिकार पत्र माना। तो ये जो 1857 की घटना है, इसके बाद क्या किया गया कि रियासतों को छोड़ दिया गया। तो भारत में अब 2 कंडीशन हो गई, साथ साथ पैलर चलने लगी। जिन क्षेत्रों पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया था उसे ब्रिटिश भारत क्षेत्र कहा गया, ठीक है, या ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और जिन रियासतों पे जो 562 रियासतें बच गई थी उन्हें देसी रियासत कहा जाता था, ठीक है। उनका सीधे संबंध जो भी सम्राट से था, समझौता था। तो ये 2 चीजें चल रही थी। तो कहा गया पहली बात इसमें कि एक भारत संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों शामिल होंगे, ठीक है। इस संघ के पास प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार इसके पास रहेगा। संघ के पास कौन कौन से मामले रहेंगे दोस्तों? प्रतिरक्षा,
विदेशी मामले और संचार ये संघ के पास होगा और इसके लिए यह कर भी लगा सकती है। इस कैबिनेट मिशन में जितनी चीजें हैं उसे पूरे ख्याल से अपने दिमाग में रखिएगा, कभी मिलाने के लिए आए तो आपसे गलती न हो। पहली बात, कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों शामिल होंगे। ठीक है, इस संघ के पास विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार इसके हाथ में होंगे। इसके लिए इसे कर भी लगाने का अधिकार होगा। संघ की जो कार्यकारिणी होगी, जो विधानमंडल होगा, इन दोनों में ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, प्रांतों को संघीय विषयों को छोड़ करके पूर्ण स्वायत्ता होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रांतों को संघीय विषयों को छोड़ करके पूर्ण स्वायत्ता होगी। और जो बहुत बहुत कीमती बात है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो प्रांतों में निहित होंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? प्रांतों में निहित होंगी। अब यहां से एग्जामिनर आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न का चुनाव कर सकता है। 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया। आप पीछे कभी पढ़े होंगे कि 1935 के अधिनियम में शक्तियों का विभाजन किया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन कहा गया कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी, जो बची हुई शक्ति होगी, वो किसमें होगी? गवर्नर जनरल में होगी। जब हमारा संविधान लिखा गया तो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां बटी हैं कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और कहा गया कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी वो किसमें होगी? केंद्र में निहित होगी। तो 1935 के अधिनियम को देख लें और भारतीय संविधान को देख लें, इन दोनों में पहले 2 बातों को देख लें। 1935 के अधिनियम में कहा गया कि अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के हाथ में होगी, और 7वीं अनुसूची, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी वो किसमें होगी? केंद्र में निहित होगी। लेकिन कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि जो अवशिष्ट शक्ति होगी वो प्रांत में निहित होगी। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे वो विषय को न जानते हो तो आगे वो चर्चा हो जाएगी। जैसे रेलवे है, शिक्षा, ये सारे विषय होते हैं, पुलिस है, कृषि है, ये सारे विषय होते हैं। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अवशिष्ट विषय है, ठीक, तो ये सब विषय होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे इसको हम पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, आपको उसमें संशय नहीं होगा। तो ये 2 बातें हो गई कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। इस संघ को विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार का अधिकार होगा। इसके लिए यह कर भी लगा सकता है। और जो संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल होगा केंद्र का, उसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, संघीय विषयों को छोड़कर के प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता होगी। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ये 2 बातें यहां पर कह दी गई। ठीक है, तीसरी बात कही गई कि एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी दोस्तों। लेकिन अब बात यह हुई कि यह संविधान सभा बनेगी कैसे। अब इस पे थोड़ा सा पूरा एक संविधान सभा पे आपको पढ़ाएंगे पीछे से लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी बात यहां जान लें पहले, ठीक है, अगले क्लास में इसे विस्तार हम करेंगे संविधान सभा को लेकर के। संविधान सभा कहा गया कि प्रत्यक्ष चुनाव होने में बहुत देर हो जाएगी, तो इसका जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, अब इसके सदस्य आएंगे कहां से? तो कहा गया कि ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासत दोनों से इसके सदस्य इसमें शामिल होंगे संविधान सभा में। ठीक है, जो तीसरी बात है कि एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। इस संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कहा गया कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और इस संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, ये 2 जगह से सदस्य शामिल होंगे। और इसमें जो सदस्य आएंगे उनका अनुपात जनसंख्या पे लिया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा का एक सदस्य होगा। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से जो सदस्य आएंगे उनके लिए चुनाव होगा। और इस चुनाव के लिए 3 समुदाय बनाए गए, सामान्य, ठीक है, मुस्लिम और पंजाबी। तीन समुदाय इसमें बनाए गए। ठीक है, सामान्य, मुस्लिम और पंजाबी। तो कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या
पर एक संविधान सभा का सदस्य होगा, यह बात कही गई दोस्तों। ठीक है, तो ये संविधान सभा के विषय में थोड़ा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के बाद आगे क्या कहा गया? कहा गया कि राज्यों का समूह बनेगा। ठीक, अब देखिए एक बात, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कही तो सीधे संविधान सभा ने इनकार कर दिया, सीधे संविधान सभा ने इनकार कर दिया। फिर इस रिपोर्ट को, संविधान कैबिनेट मिशन को क्यों जिन्ना ने स्वीकार किया, मुस्लिम लीग ने क्यों स्वीकार किया? क्योंकि जब यह रिपोर्ट पढ़ी गई तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बीज निहित थे। जिन्ना को यह पता था कि कुछ न कुछ रिपोर्ट में ऐसा सरप्राइज है कि रिपोर्ट खुलने के बाद हो सकता है कि सामने आए। ठीक है, तो जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो उसमें इसके बीज निहित थे, और जिन्ना को जो ये समूह बनाने का प्रांतों का अधिकार था, कुछ ऐसा दिया गया था सिस्टम कि इसी में जिन्ना को वो कमजोर नब्ज पाकिस्तान की मिल गई और उन्होंने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। इस पे चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, कि यहां पे कैसे कमजोर नब्ज मिली? कहा गया कि A, B, C, क, ख, ग 3 खंडों में राज्यों को बांटा गया, 3 समूह राज्यों का बनाया गया। क में कहा गया कि जो हिंदू बाहुल्य राज्य हैं वो शामिल होंगे, जैसे मध्य प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत, बिहार, मद्रास, उड़ीसा और बंबई, ये क ग्रुप में शामिल कर दिए। कौन कौन से? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास और बंबई, ये हिंदू बाहुल्य थे, इसलिए एक समूह क बन गया, इसमें ये प्रांत शामिल कर लिए गए दोस्तों। खंड ख में पश्चिमोत्तर के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उनको शामिल कर दिया गया। उसमें कौन शामिल हुआ? पंजाब, उत्तर पश्चिम, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल कर दिया गया। पंजाब, उत्तर पश्चिम, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल कर दिया गया। ग में भी कहा गया कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वही शामिल हैं, इसमें ग में बंगाल और असम को शामिल कर दिया गया। 3 समूह में बांट दिया गया। ठीक है, क, ख, ग कहिए चाहे A, B, C। A में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र आ गए, ठीक है, उन प्रांतों को शामिल किया गया। दूसरे समूह में हिंदू मुस्लिम बाहुल्य वाले, और तीसरे समूह में भी मुस्लिम बाहुल्य वाले शामिल हो गए। ठीक है, और बात क्या इसमें कही गई कि जितने इसमें प्रांत हैं सब अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे। ठीक है, फिर जो ये समूह है वो अपना संविधान बनाएंगे, इसके बाद फिर संघ का संविधान बनेगा। दोस्तों, घोड़े से आगे गाड़ी को जोत दिया गया, उल्टा कर दिया गया। पहले सभी प्रांत अलग अलग संविधान बनाएंगे, फिर प्रांतों के समूह का संविधान बनेगा, और इसके बाद फिर संघ का संविधान बनेगा। ठीक है, और जो समूह अगर नहीं चाहे तो संघ के संविधान को स्वीकार न करे। अब यहीं पे जिन्ना को ये अवसर मिल गया कि चूंकि जब ये मुस्लिम बाहुल्य समूह बन जाएगा, और चूंकि इस समूह को नेहरू समझते थे कि ये विकल्प के रूप में है और जिन्ना समझते थे कि अनिवार्य के रूप में है, और यहीं जिन्ना को एक अवसर मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे की कड़ी जो है थोड़ा सा समझने के लिए है, और बिना समझे हुए चलेंगे तो आप विकल्प को नहीं कर पाएंगे जब 4 कूट में प्रश्न देगा तो, क्योंकि अब संविधान सभा का निर्माण होगा और अंतरिम मंत्रिमंडल ये आगे बढ़ेगा। तो अगला क्लास आगे होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। यदि मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।